नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। लोकसभा चुनाव के ऐलान में सिर्फ 12 दिन बचे हैं, इसलिए चुनावी गहमा गहमी चरम पर है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में बड़ा खेल होने की खबर आ रही है। जिसके पास संख्या बल है वो परेशान है, लेकिन जिसके साथ वोटर कम है वो जीत का दावा कर रहा है। तो सवाल है कि जिसके साथ संख्या बल नहीं है वो कैसे इस गेम को पलटने की कोशिश में है, और ज्यादा विधायकों वाली पार्टी की परेशानी क्या है। देखिए, सबसे ज्यादा गहमा गहमी उत्तर प्रदेश में है, इसलिए सबसे पहले यूपी की ही बात करते हैं। हमारे पास पक्की खबर है कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पहले मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव लखनऊ में डिनर दे रहे हैं अपने विधायकों को। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ में 8 विधायक समाजवादी पार्टी के नहीं पहुंचे अखिलेश यादव के डिनर में। उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। इस बात को विधायकों के ना पहुंचने को इस तरह से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन 8 विधायक अगर डिनर में नहीं पहुंचे हैं तो अपने आप में कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं। और लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन देखिए, पार्टी से 8 विधायक गायब हैं डिनर पार्टी से। चायल विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल नहीं है। गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी भी बताया जा रहा है कि वो भी नहीं है। हमारे साथ संजय त्रिपाठी जुड़े हैं। संजय, ये 8 विधायक कौन कौन हैं जो अभी तक डिनर में नहीं पहुंचे हैं? जी संजय। रोहित, मैं आपको पहले तस्वीरें कुछ खास दिखाना चाहता हूं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की बैठक चल रही थी, जहां डिनर दिया गया है। लोक भवन का सभागार है। सामने देखिए संजय सेठ आपको नजर आएंगे, जो राज्यसभा के 8वें प्रत्याशी हैं। वो इस वक्त मंच से निकल रहे हैं और यहाँ पर जितने भी लोग अभी तक मौजूद थे वो सारे के सारे जा चुके हैं। जो पूरी जद्दोजहद चल रही ना रोहित, ये संजय सेठ के लिए ही चल रही, जो सामने से आपको दिखेंगे आते हुए। और यहाँ जितने भी विधायक थे सभी को समझाया गया, बताया गया है किस तरह से जो वोटिंग होनी है वो किस प्रकार की जानी है। हम बात भी करने की कोशिश करेंगे यहाँ जो लोग मौजूद हैं। और जो गणित यहाँ चलाई गई है उस हिसाब से ये मान के चलें कि भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि उनके जो विधायक हैं उनके पास जो नंबर्स हैं वो पूरे हैं संजय सेठ को जिताने के लिए। बिल्कुल। संजय आप पहुंचे तब तक हम समाजवादी पार्टी के ऑफिस में चलते हैं, जहां से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जो डिनर चल रहा है उस डिनर से 8 विधायक उस डिनर में नहीं पहुंचे, ये खबर आ रही है। आखिरकार ये 8 विधायक कौन है, इनके आने की संभावना है या ये मान लिया जाए कि ये इस डिनर में नहीं पहुंचेंगे? देखिए, अभी तक जो जानकारी हमारे पास आ रही है, इन 8 विधायकों में से कुछ नाम हमारे सामने आए हैं रोहित। इसमें से एक राकेश पांडे हैं, जलालपुर के विधायक जिनके बेटे रितेश पांडे ने अभी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की, वो नहीं पहुंचे हैं। पूजा पाल नहीं पहुंची हैं अभी तक डिनर में। महाराजी देवी के बारे में अपडेट है कि वो आई थी लेकिन कुछ ही देर में वो चली गई आकर के, उनके बारे में जानकारी। मनोज पांडे एक बड़ा चौंकाने वाला नाम है जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं रोहित। और हालांकि सूत्र ये बताते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि वो 8:30 बजे तक आएंगे, ऐसा उन्होंने पार्टी को जानकारी दी है, मगर अभी तक पहुंचे नहीं है। राकेश सिंह जो गौरीगंज के विधायक है, उनका भी इंतजार हो रहा है कि वो अभी तक आए। ये वो नाम है जिनके बारे में जानकारी आ गई। लेकिन हमारे पास जानकारी है कि 8 ऐसे विधायक है जो नहीं पहुंचे हैं। इंतजार इसलिए किया जा रहा है कि कुछ विधायकों ने, समाजवादी पार्टी सूत्रों का कहना है, उन्होंने कहा उन्हें देर हो जाएगी। लेकिन जिन्होंने देर के लिए, जैसे मनोज पांडे जिन्होंने कहा देर हो जाएगी, वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये चिंता का विषय बन रहा है कि आखिरकार ये लोग डिनर में टर्न अप क्यों नहीं हो रहे हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, तो अभी हो सकता है कि इन 8 में से कई विधायक अभी आ भी जाए। संजय त्रिपाठी के पास चलता है। संजय, बीजेपी में जो डिनर चल रहा है उसमें सारे विधायक पहुंच गए या वहां पर भी इस तरह की खबरें जैसे समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी आ रही हैं? देखिए, डिनर यहाँ रोहित लगभग खत्म हो चुका है। अभी मैंने दिखाया संजय सेठ जो राज्यसभा के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की ओर से 8वें जो प्रत्याशी के तौर पर लाए गए थे,
वो इस वक्त डिनर कर रहे हैं। अंतिम में सबसे वो पहुंचे हुए, बाकी सारे के सारे जो मंत्री विधायक थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस डिनर में शामिल हुए थे, वो यहाँ से निकल करके जा चुके हैं। यहाँ संख्या बल एनडीए का तो पूरा का पूरा था ही, सारे के सारे जो विधायक थे, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, इसके अलावा जो अपना दल के 13 विधायक थे, निषाद पार्टी के 6 विधायक थे और 5 विधायक जो सुभाषपा के थे, वो सारे के सारे मौजूद थे। इसके अलावा आरएलडी जो हाल ही में एनडीए का हिस्सा बना है, उसके भी पूरे 9 विधायक यहाँ पर मौजूद थे। साथ ही साथ जनसत्ता दल के 2 विधायक, चूंकि आज खुल करके राजा भैया ने ऐलान कर दिया कि वो एनडीए के प्रत्याशी को वोट देंगे, तो उनके 2 प्रत्याशी मौजूद थे। अभी अभी ये डिनर समाप्त होने की स्थिति में है और संजय सेठ अभी यहाँ सबसे आखिर में यहाँ डिनर कर रहे हैं, चूंकि सारी की सारी जो गणित है संजय यानी संजय, आपने बड़ी बात साफ कर दी कि राजा भैया की पार्टी के विधायक भी आ गए, यानी राजा भैया एनडीए के साथ। हालांकि आज दिन में उन्होंने घोषित कर दिया था। आरएलडी के जो 9 विधायक आपने बताए, 9 के 9 विधायक भी वहां पहुंच गए थे, क्योंकि उनको लेकर शंका जाहिर की जा रही थी कि कई सपा के नेता जो आरएलडी के सिंबल पर लड़े थे, उनको लेकर क्या होगा। यानी वहां भी तस्वीर पूरी तरह से साफ है। अखिलेश यादव के बहुत करीबी नेता भी बीजेपी के पक्ष में वोट डाल सकते हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। लेकिन देखिए वो कौन है, उनके नाम थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। उससे पहले उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के गणित को समझते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव है। एक सीट जीतने के लिए 37 वोट की जरूरत होती है, यानी 37 विधायक एक राज्यसभा सांसद को चुनते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिहाज से हम देखें, जनसत्ता दल के समर्थन के बाद एनडीए के पास 288 विधायक है, इंडिया के पास समाजवादी पार्टी के 108 और कांग्रेस के 2 एमएलए मिलाकर 110 का आंकड़ा बैठता है। पहली नजर में जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक बीजेपी 288 में से 259 वोटों का इस्तेमाल कर अपने 7 प्रत्याशी आसानी से राज्यसभा भेज सकती है। 8वें प्रत्याशी के लिए बीजेपी के पास 29 वोट बचे हैं, लेकिन जीत के लिए 37 वोट चाहिए। वोट 29 है और जीत के लिए पहली वरीयता के 37 वोट चाहिए, इसलिए 8 वोटों की व्यवस्था करनी होगी। ये 8 वोट कहां से आएंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बड़ा गेम प्लान तैयार किया है। उसी प्लान के तहत यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जीत का दावा कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पूरी तरह से आश्वस्त। भाजपा के 8 प्रत्याशियों को जिताने के लिए पर्याप्त वोट है और सभी प्रत्याशी हमारे जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी 108 वोटों में से 74 विधायकों के जरिए 2 उम्मीदवारों को जिता सकती है। तीसरे के लिए 34 वोट है। कांग्रेस के 2 विधायक जोड़ने पर 36 विधायक समाजवादी पार्टी के साथ है, यानी समाजवादी पार्टी को 1 वोट की जरूरत है अगर तीसरे प्रत्याशी को भी जिताकर राज्यसभा भेजना है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है। हालांकि उनका कहना है कि विधायकों पर कोई दबाव नहीं है, वो जिसे चाहे उसे वोट कर सकते हैं। सरकार की कोशिश होगी और हर तरह का दबाव बनाएगी सरकार, लेकिन विधायक अपनी मर्जी से वोट डालेंगे। उन पे दबाव नहीं चलेगा, दबाव नहीं चलेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी को जीत के लिए एक वोट चाहिए। वो कहां से आएगा, इसके लिए समाजवादी पार्टी ने जनसत्ता दल से समर्थन मांगने के लिए अपने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को भी राजा भैया के पास भेजा था, लेकिन बात नहीं बनी। राजा भैया ने बीजेपी के 8वें प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। हमने पहले भी कह दिया था, अब ऑन कैमरा भी कह दे रहे हैं, जनसत्ता दल का वोट भाजपा के साथ है। मतलब आप लोग के सहयोग से माना जाए कि संजय सेठ जो 8वें प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी राज्यसभा सीट पक्की है। भाजपा के सभी प्रत्याशी जीतेंगे, उनकी विजय सुनिश्चित है। तो राजा भैया भी बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ की जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने सारे दांव पेच का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अभी तक कांग्रेस को छोड़कर किसी दूसरे दल ने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में कोई बड़ी बात नहीं कही है। समाजवादी पार्टी वोट जोड़ने की कोशिश में है, लेकिन पक्की खबर है कि अखिलेश यादव के कुछ विधायक पाला भी बदल सकते हैं। पीडीए की नाकामी से समाजवादी पार्टी को क्रॉस वोटिंग का भी डर है। देखिए, जेल में बंद गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी भी बीजेपी के साथ जा सकती हैं। जलालपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश पांडे भी पाला बदल सकते हैं। इसके अलावा राकेश पांडे की अगर हम बात करें तो मैं बता दूं कि राकेश पांडे के बेटे रितेश पांडे कल ही बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसलिए
इस बात की भी आशंका है कि राकेश पांडे भी बीजेपी के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। देखिए, अगर यह क्वेश्चन भी बनती है और तो पूर्व बीएसपी विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल भी इस लिस्ट में है। माफिया अतीक अहमद ने राजू पाल की हत्या करवाई थी। एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी क्रॉस वोटिंग को लेकर बड़े दावे किए हैं। जरा सुनिए ओम प्रकाश राजभर क्रॉस वोटिंग को लेकर क्या कह रहे हैं। रितेश पांडे जी को ज्वाइन क्यों कराया गया? वोट के लिए। गायत्री प्रजापति जी जेल में हैं, कभी अखिलेश जी गए मिलने? लेकिन ओम प्रकाश राजभर गए, 2 बार गए। वोट है ना। ये सब कुछ वोट के लिए हो रहा है। तब क्या हो रहा है? सारा काम वोट के लिए होता है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर के जो भी दावे हैं, अगर वो दावे सही होते हैं तो राज्यसभा का गणित कैसे बदलेगा, अब जरा इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी। देखिए, तीसरे प्रत्याशी के लिए समाजवादी पार्टी के पास फिलहाल 34 वोट दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के 2 वोट से आंकड़ा 36 पहुंचता है। अगर इसमें से गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी जो कि विधायक हैं बीजेपी के साथ जाती हैं तो यह आंकड़ा 36 -1 यानी 35 हो जाएगा। इसमें से राकेश पांडे को भी निकाल दिया जाए तो यह आंकड़ा 34 का हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी जेल में है, उन्हें वोटिंग के लिए अभी कोई अनुमति नहीं मिली है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का 1 वोट और कम होकर 33 रह जाएगा। चायल विधायक समाजवादी सीट से जो विधायक है पूजा पाल की अगर हम बात करें तो पूजा पाल समेत अगर 8 विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं तो समाजवादी पार्टी के पास करीब 27 वोट रह जाएंगे। कठिन लड़ाई है। फिलहाल कोई कह नहीं सकता कि कौन जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी का 8वां कैंडिडेट यानी संजय सेठ जीतेंगे या फिर समाजवादी पार्टी के तीसरे कैंडिडेट पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन चुनाव जीतेंगे। फिलहाल एनडीए का पलड़ा भारी लग रहा है। एनडीए ने बहुत प्लान तरीके से काम किया है और चूंकि इस बात के बड़े आसार हैं कि समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक टूट सकते हैं, तो तमाम लोगों का यह कहना है कि एनडीए का पलड़ा भारी लग रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी को आरएलडी के 3 विधायक अनिल कुमार, गुलाम मोहम्मद और चंदन चौहान और एसबीएसपी के 3 विधायक अब्बास अंसारी, जगदीश नारायण और दूधराम से उम्मीद थी। ये सभी समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो आरएलडी और एसबीएसपी के टिकट पर विधायक बने थे, लेकिन आरएलडी के सभी 9 विधायक बीजेपी के पक्ष में हैं। सीएम योगी से इनकी मुलाकात हो चुकी है, वो डिनर में भी पहुंच चुके हैं। आरएलडी विधायक अशरफ अली का दावा है कि जयंत चौधरी की पार्टी का कोई विधायक समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएगा, बीजेपी के उम्मीदवार को ही वो लोग वोट करेंगे। हम लोग जो है अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी के साथ हैं और उनके निर्देश पर ही, क्योंकि जैसा उनका आदेश हम सभी 9 के 9 विधायकों को हुआ है उसका हम लोग पालन करेंगे। वो निर्देश क्या है? बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देना है, ये क्लियर कहा है उन्होंने? हाँ, बिल्कुल क्लियर कहा है। देखिए, अब यह साफ हो गया है कि आरएलडी के 3 और एसबीएसपी के 3 विधायक एसपी में नहीं जाएंगे। तो सवाल यह है कि क्या ऐसे में बीजेपी का 8वां उम्मीदवार जीत पाएगा? इस पर भी गौर कीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरह ही बीजेपी का भी हाल है। अब इसे जरा आंकड़ों के जरिए देखिए। 8वें उम्मीदवार के लिए बीजेपी के पास 29 वोट है। समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश पांडे, गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी के वोट को जोड़ लिया जाए तो आंकड़ा 31 तक पहुंच जाता है। इसमें से जेल में बंद सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी को कम कर दें तो बीजेपी के पास इस वक्त क्रॉस वोटिंग होने पर 30 वोट है। तो ये वो आंकड़ा बनता है। सवाल यह है कि बाकी 7 वोट कहां से आएंगे? क्या बीजेपी समाजवादी पार्टी में और बड़ी सेंधमारी करेगी? क्या बीएसपी के विधायक उमाशंकर सिंह भी क्रॉस वोटिंग करेंगे? ये तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के 2 विधायकों का समर्थन एनडीए को मिल गया है। ऐसी सूरत में जहां सिर्फ 1 विधायक जीत के लिए ज़रूरी था नामांकन के समय समाजवादी पार्टी के लिए, आज उसके सामने बहुत बड़ी दिक्कत पेश आ रही है। अभी स्थिति भाजपा के पक्ष में ही नज़र आ रही है।
देखिए, उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है, यानी 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। सियासी गलियारों में आज की रात काफी उथल पुथल वाली होगी। समाजवादी पार्टी अपने विधायकों को पाले में रखने की पुरजोर कोशिश कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा दांव लगाकर अपने 8वें उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने की कोशिश कर रही है। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक सीट पर राज्यसभा का चुनाव हो रहा है और इस एक सीट के पेच ने वहां भी कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। अब कैसे, ये आपको बताता हूं। हिमाचल प्रदेश में मामला बेशक सिर्फ एक सीट का है, लेकिन सियासत तेज है। वहां कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से हर्ष महाजन मैदान में है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, चुनाव रोमांचक होता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में नंबर्स के मामले में बीजेपी भले ही कमजोर दिखाई दे रही है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि बाजी पलट भी सकती है। इसके पीछे का गुणागणित क्या है, यह बताने से पहले आपको कांग्रेस और बीजेपी की ताकत आंकड़ों के जरिए दिखा देते हैं। अब जरा आंकड़ों पर गौर से देखिए। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से एक सीट के लिए चुनाव होना है। एक राज्यसभा सांसद को जिताने के लिए 35 वोट की जरूरत है। इस हिसाब से कांग्रेस के पास पर्याप्त वोट है। 68 सीट वाली विधानसभा में कांग्रेस के 40 जबकि भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायक हैं। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक हैं। बीजेपी अगर 3 निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में खींच ले, तब भी जो आंकड़ा है वो 28 तक ही पहुंचता है और अपने कैंडिडेट को जितवाने के लिए इसके बाद भी बीजेपी को 7 विधायकों के क्रॉस वोट की जरूरत पड़ेगी। तो ये 7 विधायक कैसे आएंगे? अब देखिए, कांग्रेस के 7 विधायक अचानक बीजेपी के पाले में चले जाएं, यह आसान नहीं है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। इसलिए कांग्रेस की टेंशन बढ़ी हुई है। इसका सबूत भी सामने आ गया है। वोटिंग से पहले कांग्रेस ने अपने विधायकों के नाम व्हिप जारी किया, तो बीजेपी को मुद्दा मिल गया। वो चुनाव आयोग के पास पहुंच गई। बीजेपी ने शिकायत में कहा कि कांग्रेस ने व्हिप में इस बात का जिक्र है कि जो विधायक सिंघवी के पक्ष में वोट नहीं डालेंगे, उनकी सदस्यता चली जाएगी। बीजेपी ने इसे नियमों के खिलाफ बताया। बीजेपी के नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कहा, मैं आपको वो सुनवाता हूं। विधायकों के ऊपर दबाव डाला जाए और उस दबाव के तहत उनको ये कहा जा रहा है कि अगर आपने व्हिप को डिफाई किया, व्हिप का उल्लंघन किया, तो आपकी विधानसभा से सदस्यता जाएगी। ये मुख्यमंत्री महोदय जो है वो विधायक दल की बैठक में कांग्रेस के विधायकों को बताते हैं। स्थिति पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इन सारी चीजों को स्पष्ट करे और इलेक्शन कमीशन से हमने विनम्र आग्रह किया इस बात के लिए कि वो अपनी सारी चीजों को क्लैरिफिकेशन के साथ वस्तु स्थिति क्या है, ताकि ये दबाव, ये तनाव जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस के विधायकों के ऊपर, इससे जो है वो लोगों को जो है उनको राहत मिल सके। देखिए, बीजेपी का इल्जाम है कि कांग्रेस ने नियम तोड़ा है। चुनाव आयोग को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बीजेपी की इस बात पर कांग्रेस का जवाब तो नहीं आया, लेकिन यह मामला बड़ा हो चुका है। इसलिए कांग्रेस की तरफ से जारी व्हिप का कानूनी पहलू और इसका असर समझना बेहद जरूरी है। इसलिए आपको कानून के जानकारों की बात भी सुनवाते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन तो होने का कोई मतलब नहीं है। वही तो हमने कहा कि अब उनके पार्टी के अंतर्गत जो उनका इंटरनल है पार्टी का, उसके अंतर्गत तो जो उनको पनिशमेंट देना चाहे दे सकते हैं, सस्पेंड करें, कुछ करें, लेकिन इसमें वो नहीं हो। जो चाहते हैं कि हम व्हिप जारी करके इनको निकलवा देंगे, वो उसको निकलवा नहीं सकते। देखिए, कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी खुद कानून के बड़े जानकार हैं। यह बात वो भी समझते होंगे, फिर भी पार्टी ने व्हिप जारी किया तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी चिंता भी जाहिर होती है। दरअसल बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हर्ष महाजन हिमाचल प्रदेश की राजनीति का जाना माना नाम है। चंबा सीट से 3 बार विधायक रहे हैं। वीरभद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। साल 2022 में विधानसभा चुनाव से करीब महीने भर पहले तक वो कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी के कोर ग्रुप का हिस्सा है। अब कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, जबकि आंकड़ों में पीछे दिखने के बाद भी हर्ष महाजन पूरी तरह कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हलचल हो रही है, प्रक्रिया चालू है। हम भी सबसे मिल रहे हैं, सबसे वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं।
पुराने दोस्तों को हमने रिक्वेस्ट तो की है, अब कौन आता है आगे कौन नहीं आता है वो देखते हैं। क्रॉस वोटिंग इसमें है नहीं। आपको एक चीज़ बता दूं, क्रॉस वोटिंग है नहीं, क्योंकि जो भी वोट दिखाकर डालना पड़ता है, और जो वोट दिखाकर नहीं डालेगा तो उसको हमारा जो ऑथराइजेंट है उन इनवैलिड कर देगा। तो जब इनवैलिड कर देगा तो हाउस कम होता जाएगा, तो क्रॉस वोटिंग की संभावना बहुत कम है। सारी कांग्रेस पार्टी एक बैनर की तरह एकजुट है, और मैं 3 आज़ाद उम्मीदवारों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे समर्थन में, मनु सिंघवी जी के समर्थन में प्रपोज भी किया है। तो सवाल यह है कि जब इतना कॉन्फिडेंस है तो कांग्रेस ने व्हिप जारी किया ही क्यों? बताया जा रहा है कि कांग्रेस क्रॉस वोटिंग की आशंका से डरी हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ विधायक नाराज हैं, उनकी नाराजगी समय से दूर ना हुई तो बड़ा उलटफेर हो सकता है। अब देखना यह है कि आखिरकार कांग्रेस के दावे में दम निकलता है या भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, पिछले दिनों वरुण गांधी को लेकर कई तरह की खबरें आ रही थी। प्रधानमंत्री मोदी से नाराजगी की चर्चाएं थी, लेकिन आज की जो खबर है वो ऐसी चर्चाओं पर विराम लगाने वाली है, क्योंकि पीलीभीत में वरुण गांधी आज एकदम बदले बदले अंदाज में दिखाई दिए। वरुण गांधी ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार भी जताया। दरअसल वो एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, और इस कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ देखिए। आज के इस कार्यक्रम को मैं एक राष्ट्रभक्त कार्यक्रम के रूप में देखता हूं। मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में धन्यवाद करना चाहता हूं नेतृत्व को, देश के प्रधानमंत्री को। वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री की तारीफ की, कार्यकर्ताओं को इशारा किया और तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। तस्वीरें पीलीभीत की हैं, जहां बीजेपी सांसद वरुण गांधी का अंदाज बदला बदला था। अरसे बाद सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए और पूरे इलाके की तरफ से शीर्ष नेतृत्व का आभार भी जता दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ पीलीभीत के जनप्रतिनिधि के रूप में कि सब लोगों के तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और पीलीभीत के तरफ से अगर सब लोग एक बार ताली बजाएं और एक गूंज हो जिसमें हम लोग अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। अब वरुण गांधी की इस कृतज्ञता की वजह भी जान लीजिए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश में 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। इस प्रोजेक्ट में उस पीलीभीत को भी शामिल किया गया है जहां से वरुण गांधी सांसद हैं। किसी पार्टी का कोई सांसद अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तारीफ करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मामला वरुण गांधी का हो तब बात जरूर है, क्योंकि वरुण गांधी की पहचान एक ऐसे नेता की रही है जिनके बयान अक्सर बीजेपी की पार्टी लाइन से अलग रहते हैं। बीजेपी देश को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की बात करती है, लेकिन वरुण गांधी कहते हैं कि इससे पहले देश को लोक हितकारी व्यवस्था बनानी चाहिए।